Welcome guys, welcome to our channel The Mystery of Dentistry. So guys, आज का हमारा टॉपिक है इनैमल। हम लोग BDS फर्स्ट ईयर में डेंटल एनाटमी एंड डेंटल हिस्टोलॉजी वाला सब्जेक्ट उठा के चल रहे हैं, जिसमें अभी हम डेंटल हिस्टोलॉजी चल रहे हैं। हम डेंटल एनाटमी के भी वीडियोस कवर करेंगे आगे आने वाले टाइम में। फ़िलहाल हम लोग डेंटल हिस्टोलॉजी कवर कर रहे हैं। तो डेंटल हिस्टोलॉजी में अभी तक हमने डेवलपमेंट ऑफ टंग कवर कर लिया है और टूथ डेवलपमेंट कवर कर लिया, डेवलपमेंट ऑफ रूट कवर कर लिया है। आप हमारे प्रीवियस वीडियोस को जाके देख सकते हैं। और आज हम लोग कवर करेंगे इनैमल को। हमारा इनैमल का फर्स्ट लेक्चर है और इसके बाद आगे आने वाले लेक्चर आपको मतलब थोड़े टाइम में मिल जाएंगे। तो बेहतर यही होगा कि आप पहले लेक्चर से चलेंगे साथ साथ में, तो आपको सारी चीज़ें एक साथ समझ आती जाएगी। और इसको पढ़ने से पहले अगर आप प्रीवियस वीडियोस भी देख लेंगे तो आपको ये और क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो गाइज़, अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं इनैमल। इनैमल को और क्या बोला जाता है? मिरेकल टिश्यू बोला जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम उसके जनरल फीचर्स पढ़ेंगे। तो लाइन वाइज लाइन रीड करते जाएंगे, साथ में हमें डायग्राम्स दे रखे हैं वो भी देखते जाएंगे। सबसे पहले बोल रहा है कि इनैमल इज़ द हार्डेस्ट स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का सबसे हार्डेस्ट स्ट्रक्चर जो है वो इनैमल को माना जाता है। ये तो बहुत ही कॉमन सी बात है, सबको पता है। कवर्स द क्राउन सरफेस ऑफ टूथ। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे डायग्राम में हमने एक टीथ बना रखा है और इसका क्या कहते हैं, जो क्राउन सरफेस है टीथ का, ये जो ब्लू कलर से शेडेड है, ये क्राउन कवर जो होता है वो पूरा इनैमल से कवर किया जाता है। फॉर्म्स अ रेजिस्टेंस एंड प्रोटेक्टिव कवरिंग। टीथ के लिए एक रेजिस्टेंस किस चीज़ का रेजिस्टेंस? जब मेस्टिकेशन करते हैं उस टाइम के लिए रेजिस्टेंस, और एक प्रोटेक्टिव कवरिंग जो है वो इनैमल फॉर्म करता है। ठीक है, मैक्सिमम थिकनेस जो होती है इनैमल की वेरीज एट वेरियस सरफेस ऑफ टूथ। ठीक है, टूथ के कई सारे सरफेस पे इसकी थिकनेस भी वेरी करती है। ठीक है, तो हाईएस्ट इसकी थिकनेस कहाँ पे होती है? सबसे हाईएस्ट इसकी थिकनेस होती है कस्पल रीजन पे, और लोएस्ट जो होती है वो सर्वाइकल रीजन पे। ठीक है, अब कस्पल रीजन क्या है, सर्वाइकल रीजन क्या है, मैंने पहले जो वीडियो बनाई है उनमें सब बता रखा है कि व्हाट इज़ कस्प एंड व्हाट इज़ सर्वाइकल रीजन। ठीक है, सब बता रखा है। यहाँ पर एक और बार दिखा देती हूँ। कस्पल रीजन होता है ये वाला एरिया, एक कलर चेंज करके दिखा देते हैं। कस्पल रीजन होता है हमारा ऑक्लूजल सरफेस पे जो एलिवेशंस होते हैं वो पूरा कस्पल रीजन होता है, और आप वहाँ पे सारे कस्प प्रेजेंट होते हैं। और बेसिकली ऑक्लूजल जो होता है वो पूरा कस्प रीजन ही होता है, ऑक्लूजल सरफेस। और सर्वाइकल रीजन होता है जो हमारा बिल्कुल जहाँ पे जो टूथ का सर्वाइकल लाइन प्रेजेंट होती है, जहाँ से रूट शुरू होती है और जहाँ पे क्राउन ख़त्म होता है, वो हमारा सर्वाइकल रीजन होता है। तो वहाँ पे आपको सीमेंटो इनैमल जंक्शन भी देखने को मिलेगा, तो वो सर्वाइकल रीजन होता है। तो सर्वाइकल रीजन पे सबसे लोएस्ट इनैमल होता है और कस्पल रीजन पे हाईएस्ट इनैमल होता है। मतलब हाईएस्ट इन द सेंस इसकी थिकनेस हाई जो होती है वो कस्प रीजन पे होती है और लोएस्ट जो होती है सर्वाइकल रीजन पे। नेक्स्ट लाइन क्या कह रही है? इफ़ वी सी अपर मोलर एंड लोअर मोलर, वी सी दैट इनैमल इज थिक एट द पैलेटल कस्प of upper molar and buccal cusp of lower molar, as this is the adaptation to functional demand, which means during mastication these two cusp comes in contact. अब तुम इस डायग्राम को देखो, साफ साफ दिख रहा है ये हमारा अपर मोलर है। ठीक है, और ये हमारा लोअर मोलर है। अभी जो हमारा अपर मोलर है, बेसिकली सपोज करो कि ये हमारा माउथ है, यहाँ हमारे लिप्स हैं और ये पूरा ये चीक वाला एरिया है। ठीक है, हमारे मोलर चीक वाले एरिया के साइड होते हैं, तो ये पोस्टीरियर टूथ्स पे आते हैं। उसमें हमारा ये बक्कल साइड हो गई और ये पैलेटल साइड हो गई। तो जो पैलेटल कस्प है अपर मोलर का, वहाँ पे इनैमल आपको बहुत थिक दिखाई देगा, और जो बक्कल कस्प है लोअर मोलर का, वहाँ पर इनैमल हमें थिक दिखाई देगा। ठीक है, ऐसा क्यों है? एज़ कम्पेयर टू मतलब जैसे अगर हम अपर मोलर का पैलेटल और बक्कल कंपेयर करें तो पैलेटल में इनैमल ज़्यादा है, लोअर मोलर का पैलेटल और बक्कल कंपेयर करें तो बक्कल में इनैमल ज़्यादा है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब मेस्टिकेशन होता है ना, तब ये दोनों टूथ जो है ना कॉन्टैक्ट में आते हैं, और जब ये कॉन्टैक्ट में आके एकदम ऐसे क्लोज होंगे तो खाना इनके बीच में
जो भी हम फूड खा रहे हैं वो इनके बीच में आके पिसेगा, मेस्टिकेट होगा। तो उस टाइम पे हमें मेस्टिकेशन के टाइम पर दिक्कतें न आए, खाना हमारे टूथ में फंसे ना, इस चीज़ के लिए ये पूरा का पूरा मतलब डिज़ाइन किया गया है। एक अडेप्टेशन है जो कि हमारी अडेप्टेशन टू फंक्शनल डिमांड का मतलब ये है कि हम लोग जो फंक्शन कर रहे हैं, हमारा मेस्टिकेशन का जो फंक्शन है उसमें कोई दिक्कत ना आए, वो उसमें कोई हमारा खाना जो है वो उसकी लॉजिंग ना हो टूथ में, उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए पूरी अडेप्टेशन करी गई है हमारे टूथ में कि इनेमल पैलेटल साइड में अपर मोलर में ज़्यादा प्रेजेंट थिक होता है और बक्कल साइड में लोअर मोलर में ज़्यादा थिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट है स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये सबको रटनी ही पड़ेगी कि इनेमल की स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है वो 2.8 होती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हार्डनेस ऑफ इनेमल। अभी हम थे थिकनेस ऑफ इनेमल पे और अब हम आएंगे हार्डनेस ऑफ इनेमल पे। ठीक है, तो इनेमल की हार्डनेस मैक्सिमम इन कस्प रीजन, वही बात आ गई, मिनिमम इन सर्वाइकल रीजन। ठीक है, वैसी थिकनेस भी मैक्सिमम भी कस्प रीजन पे थी, मिनिमम सर्वाइकल रीजन पे थी। व्हेन वी अप्रोच फ्रॉम सरफेस टू द कोर द हार्डनेस ऑफ इनेमल रिड्यूसेस। सरफेस टू द कोर इन द सेंस कि ये हमारा जो दांत है ये इसका सरफेस हो गया, ये इसका कोर हो गया इनेमल का, तो उसके सरफेस से कोर पे जाते हैं, कोर इन द सेंस अंदर की साइड जाते हैं ऐसे, तो जो थिकनेस होती है वो हार्डनेस होती है इनेमल की वो रिड्यूस होती जाती है। ठीक है, सरफेस पे सबसे ज़्यादा हार्डनेस होती है, नीचे की साइड कम होती जाती है। परमिएबिलिटी जो होती है वो सेमी परमिएबल होता है। ठीक है, कलर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कलर क्या मतलब अब कलर वलर कैसे सबके दांतों के डिफ़ाइन होते हैं। कुछ लोग कहते हैं हमारे पीले दांत है, किसी के वाइट होते हैं, किसी की ग्रेइश, वाइटिश, ब्लूइश, बहुत सारे शेड्स होते हैं दांत के। अब ये मतलब हो क्या रहा है वो समझने के लिए हमें पहले कलर पे भी ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, तो कलर क्या है? डिटरमाइंड बाय द कैल्सिफिकेशन or the mineralized tissue present in the enamel regulates translucency in enamel। ठीक है, enamel का कितना कैल्सिफिकेशन हो रहा है ना, कितना मिनरलाइजेशन हो रहा है, यानी कि जब इनामल तो एक फ्लूइड की तरह ले डाउन होता है ना, उसके बाद इसका मिनरलाइजेशन होता है, इसका कैल्सिफिकेशन होता है, फिर ये पूरा हार्ड टिश्यू बनता है। ठीक है, आगे हम वो भी पढ़ेंगे कि कैसे बनता है इनामल, वो भी पढ़ेंगे। तो फिलहाल के लिए यही जानने की ज़रूरत है कि इसका कैल्सिफिकेशन और मिनरलाइजेशन जो है ना वो किस तरीके से हुआ है, उस पर डिपेंड करता है कि इसकी इनामल की जो ट्रांसल्यूसेंसी है वो कितनी होगी, कि ज़्यादा ट्रांसल्यूसेंट होगा या कम ट्रांसल्यूसेंट होगा। ज़्यादा ट्रांसल्यूसेंट होगा, ज़्यादा ही इनेमल ट्रांसल्यूसेंट होगा, तो उससे क्या होगा कि हमारे जो टीथ है वो पूरे वाइटिश दिखाई देंगे, क्योंकि उसमें इनेमल एकदम ज़्यादा लेयर का होगा, तो मतलब ज़्यादा अच्छे से कैल्सिफाइड हुआ होगा। अगर कम ट्रांसल्यूसेंट होगा तो हमारे को अंदर का जो डेंटिन है पीले कलर का वो दिखाई देगा। ठीक है, तो बेसिकली यही यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे यही लिख रखा है कि अगर कैल्सिफिकेशन जो है वो डिक्रीज़ हो, यानी कि बेसिकली डिक्रीज़ नहीं, यहाँ पे लिखा है कि कम हो। ठीक है, कैल्सिफिकेशन कम हो इनेमल का तो ट्रांसल्यूसेंसी भी कम होगी। ट्रांसल्यूसेंसी कम होगी तो जब लाइट स्ट्राइक होगी हमारे इनेमल पे तो येलो कलर का जो डेंटिन है वो हमें विजिबल होगा, इसलिए हमें टीथ येलो दिखाई देंगे। ठीक है, इस केस में येलो दिखाई देंगे। कैल्सिफिकेशन अगर ज़्यादा हुआ है तो ट्रांसल्यूसेंसी भी ज़्यादा होगी, और इस चक्कर में हमारा ये चीज़ का वैसा वर्सा हो जाएगा कि जब लाइट स्ट्राइक होगी तो हमें वाइट टीथ दिखाई देंगे। ठीक है, सम पीपल हैव वाइट टीथ बट येलो एट सर्वाइकल एरिया। ये हमारा जो सर्वाइकल एरिया होता है दांत का, इसमें हमें कुछ लोगों के पूरा टीथ वाइट है, बस सर्वाइकल एरिया से क्या हो गया है, येलो हो गया है। तो इसका क्या बोलेंगे हम लोग? As at that area enamel is thin due to which when light strike we can see yellow color dentin। ठीक है, इधर एरिया में हमारा जो इनामल है वो उसमें मतलब कैल्सिफिकेशन इतना नहीं हुआ है, वहाँ का इनामल थोड़ा थिन है, उसकी लेयर्स इतनी मतलब चढ़ी नहीं है इनामल की, इस चक्कर में अंदर का डेंटिन जो है वो विजिबल है। कुछ लोग कहते हैं सम पीपल हैव ब्लूइश टीथ एट इंसाइजल एज। इंसाइजल एज क्या होती है? ये एरिया। ठीक है, इसमें कुछ लोगों के ब्लूइश टीथ होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस एरिया में देखो डेंटिन तो प्रेजेंट होता नहीं है, डेंटिन तो यहाँ से कहीं यहाँ कहीं से प्रेजेंट होगा ना, पूरा एकदम एंडिंग से तो ना डेंटिन प्रेजेंट होगा, तो डेंटिन यहाँ प्रेजेंट होता नहीं है। और as at that area there is 2 layer of enamel due to which when light strikes it reflects blue color। ठीक है, and no dentin। यहाँ पर
इनामल की 2 लेयर लगाई जाती हैं, जिस चक्कर में जब लाइट स्ट्राइक होगी तो यहाँ पे हमें ब्लूइश कलर दिखाई देगा और यहाँ पे कोई डेंटिन नहीं है, तो इसलिए अंदर से कोई भी येलो कलर का इफेक्ट भी नहीं आएगा लाइट स्ट्राइक होगी तो ये थी हमारी कुछ बेसिक जनरल फीचर्स इनामल के। ठीक है, बहुत इजी हैं सारे के सारे, कुछ तो बिल्कुल रटने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही याद हो जाएंगे कलर्स वगैरह के। कुछ रटने की ज़रूरत है, जैसे कि स्पेसिफिक ग्रेविटी है ना, और हाई मतलब थिकनेस और हार्डनेस, ये सब तो हम लोग वैसे भी अंदाज़ा लगा के भी हम लोग समझ सकते हैं कि कहाँ पे ज़्यादा होगी कहाँ पे कम होगी। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनामल। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि कोई भी टीचर तुमसे ना वाइवा में कभी भी पूछ लेगा कि कितना कंपोनेंट होता है इनऑर्गेनिक का, कितना कंपोनेंट होता है ऑर्गेनिक का, ऑर्गेनिक में भी क्या होता है, इनऑर्गेनिक में भी क्या होता है इनामल में, तो ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये सारा रटने वाला काम है। ठीक है, इसमें तुम्हें कुछ भी मतलब ऐसे याद करने की चीज़ नहीं है, सिर्फ समझ लो कि ठीक है एक बार पढ़ लिया उसके बाद तुम्हें ये रटना ही पड़ेगा कि जो हमारा इनामल होता है उसमें इनऑर्गेनिक कंपोनेंट जो होता है, द इनऑर्गेनिक कंपोनेंट ऑफ एनामल मेक्स इट द हार्डेस्ट स्ट्रक्चर। ठीक है, जो हार्डेस्ट स्ट्रक्चर एनामल बन रहा है बॉडी में, सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट क्या होता है, एनामल ही होता है। क्यों होता है, क्योंकि उसमें इनऑर्गेनिक स्ट्रक्चर जो होता है ना, मतलब इनऑर्गेनिक कंटेंट जो होता है ना एनामल का, वो उसे हार्डेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी बनाता है, क्योंकि मैक्सिमम इनऑर्गेनिक ही प्रेजेंट होता है, वो है 96%। ठीक है, 96% जो होता है वो इनऑर्गेनिक कंटेंट प्रेजेंट होता है, और ऑर्गेनिक कितना प्रेजेंट होता है, ऑर्गेनिक प्लस H2O यानी कि वाटर, ऑर्गेनिक में H2O मिला के पूरा 4% प्रेजेंट होता है। तो ये परसेंटेज तो याद कर ही लेना। अब इनऑर्गेनिक में क्या प्रेजेंट होता है, बहुत अच्छे से रट लो इस नाम को, हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, हेक्सागोनल शेप के होते हैं। ठीक है, टुगेदर फॉर्म्स इनामल रॉड्स, यानी कि ये हेक्सागोनल शेप के हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल ही मिल के आपकी इनामल रॉड्स बनाते हैं। ठीक है, और इसमें क्या, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, बाहर की साइड इसमें H2 प्रेजेंट होता है, अंदर की साइड इसमें MgCO3 मोर एसिड सॉल्यूबल प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये चीज़ अच्छे से रट लो, इसमें कुछ समझने का नहीं है, सब रटने का है। ठीक है, ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर में तुम्हारे क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, सबसे पहले तो तुम्हारे प्रेजेंट होते हैं अमीलोजेनिन्स, दूसरे क्या प्रेजेंट होते हैं, नॉन अमीलोजेनिन्स। ठीक है, अमीलोजेनिन्स क्या होते हैं, 90% ऑफ एनामल प्रोटीन बनाते हैं, 10% ऑफ एनामल प्रोटीन नॉन अमीलोजेनिन्स बनाते हैं। ठीक है, इनको तो तुम कंपैरिजन में पढ़ोगे ना तो तुम्हें आराम से याद हो जाएगा। अमीलोजेनिन्स याद कर लो, नॉन अमीलोजेनिन्स में सब उल्टा है। ठीक है, अमीलोजेनिन्स में क्या है कि 90% एनामल प्रोटीन बनाते हैं, तो नॉन अमीलोजेनिन्स कितना बनाएंगे, 10% बनाएंगे। ठीक है, लो मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन। ठीक है, तो जो अमीलोजेनिन्स होता है उनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है प्रोटीन का वो सबसे लो होता है, और उसका उल्टा कर दो तो नॉन अमीलोजेनिन्स का हाई होता है। ठीक है, और अमीलोजेनिन्स रिच इन प्रोलिन, हिस्टाडिन, ग्लूटामिन, ल्यूसीन। ठीक है, ये सब रटने की चीज़ें हैं। और नॉन अमीलोजेनिन्स रिच इन ग्लाइसिन, एस्पार्टिक एसिड, साइरिन। ठीक, इसको स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से ये सारी रटने वाली चीज़ें याद कर लेना। नेक्स्ट आते हैं, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इनामल रॉड्स। इसी के साथ हम कलर चेंज कर लेते हैं। इनामल रॉड्स क्या होती हैं, इनामल इज़ मेड अप ऑफ इनामल रॉड्स और प्रिज्म्स। ठीक है, इनामल रॉड्स और इनामल प्रिज्म्स से मिलकर ही हमारा इनामल बनता है। क्या होता है इनामल रॉड्स, वो पढ़ते हैं। नंबर ऑफ दीज रॉड्स वेरी इन डिफरेंट टीथ। ठीक है, हर टीथ में ऐसा नहीं है कि सारे टीथ्स में तुम्हारी सेम ही काउंटिंग होगी इनामल रॉड्स की, नहीं भाई, सारी टीथ में अलग होती है। इंसाइजर देख लो छोटा है, मोलर देख लो बड़ा है, मोलर में ज़्यादा होंगी ऑफ कोर्स, इंसाइजर में कम होंगी, है ना। तो ये कॉमन सेंस वाली चीज़ें हो गई हैं कि इनामल रॉड क्या है, इनामल इनसे बन रहा है, तो इनामल जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ पर ज़्यादा इनामल रॉड्स होंगी, जहाँ इनामल कम होगा वहाँ पर कम इनामल रॉड्स होंगी। ठीक है, लोअर लेटरल इंसाइजर में 5 मिलियन होती हैं और अपर फर्स्ट मोलर में 12 मिलियन होती हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। दे आर नॉट स्ट्रेट। ठीक है, स्ट्रेट नहीं होती हैं, फिर कैसी होती हैं भाई, टॉर्चुअस होती हैं, वेवी होती हैं। डायग्राम में देखो यहाँ पे वेवी होती हैं, एकदम ऐसे वेव बनाती हुई जा रही होती हैं। ठीक है, दिस टॉर्चुसिटी मेक्स देम लॉन्गर देन द थिकनेस ऑफ एनामल। ठीक है, बेसिकली क्या हो रहा है अब ये देखते हैं। अगर हम किसी
मान लो एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ, उससे समझना पड़ेगा कि ये एक रस्सी है, ठीक है, ये पूरी एकदम ने ऐसे सांप की तरह लेटी हुई रस्सी है। इस रस्सी को मैंने यहाँ से पकड़ा और खींच दिया, ठीक है, खींच दिया मैंने इस रस्सी को, तो ये रस्सी कैसी हो जाएगी, सीधी हो जाएगी ना। तो अभी इसकी टॉर्चुअस रस्सी जो वेवी इसका स्ट्रक्चर हमने बना रखा है, इस स्ट्रक्चर को यहाँ से लेके यहाँ तक की इसकी अगर हम लेंथ को नापेंगे तो वो अलग होगी, और ये इसको जब सीधा कर लिया तो इसकी लेंथ अलग होगी। तो ऑफ कोर्स ये वाली लेंथ ज़्यादा होगी और ये वाली लेंथ कम होगी, है ना। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि जो हमारी इनामल रॉड्स होती हैं ना, वो टॉर्चुअस होती हैं, इस वेवी स्ट्रक्चर में होती हैं। तो वेवी स्ट्रक्चर को अगर हम सीधा कर दें ना, तो इनामल रॉड्स की लेंथ ज़्यादा बड़ी आती है एज़ कम्पेयर टू इनामल रॉड्स जब टॉर्चुअस स्ट्रक्चर में होती हैं तब उसकी लेंथ से, ठीक है। तो अगर हम इनामल की थिकनेस देखें तो मतलब थिकनेस इनामल की कम होगी लेकिन लेंथ ऑफ इनामल रॉड ज़्यादा होगी, क्योंकि इनामल रॉड तो टॉर्चुअस है, ऐसे है, तो ये तो इतनी थिकनेस कवर कर रही है, पर इनको सीधा कर दें तो इनामल की इतनी थिकनेस, मतलब इनकी तो इतनी लेंथ है पर थिकनेस ये इतनी कवर कर रही है। समझ आ रहा है? बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। धागे के कॉन्सेप्ट से समझो कि धागा वेवी था, उसको सीधा कर दिया तो उसकी लेंथ ज़्यादा आ रही है, इसका मतलब इनामल रॉड्स को सीधा करेंगे तो उनकी लेंथ ज़्यादा आएगी, लेकिन थिकनेस जो इनामल को वो प्रोवाइड कर रही है टॉर्चुसिटी की वजह से कम प्रोवाइड करनी है थिकनेस, और लेंथ उनकी ज़्यादा है। समझे? ये बात थी टॉर्चुसिटी की। नेक्स्ट पॉइंट आता है इनामल रॉड्स इन कस्पल एरिया जो होती हैं वो ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू सर्वाइकल एरिया। अरे भैया, हमने ऊपर ही पढ़ा था कि जो इनामल होता है उसकी थिकनेस जो होती है वो सर्वाइकल एरिया में कम होती है और कस्पल एरिया में ज़्यादा होती है। तो ऑफ कोर्स इनामल रॉड भी कस्पल एरिया में ज़्यादा होंगी और सर्वाइकल एरिया में कम होंगी, ठीक है, वेरी सिंपल। नेक्स्ट पे आते हैं, डायमीटर इज़ लेस एट द DEJ एंड मोर एट द सरफेस। क्या बोलना चाह रहा है? DEJ ये क्या होती है ना, ये जो बनती हैं इनामल रॉड्स ये डाइवर्ज होती रहती हैं इस तरीके से, ठीक है। जो हमारा सरफेस इनामल का जो ये सरफेस है, ये है हमारे इनामल का सरफेस, यहाँ पर जो इसका डायमीटर होता है ना ये ज़्यादा होता है और DEJ पे जो डायमीटर होता है वो कम होता है। तो लेस एट द DEJ डायमीटर होता है, मोर एट द सरफेस डायमीटर होता है। रेशियो क्या होता है? 1:2। वेरी सिंपल। नेक्स्ट आते हैं, और ये देखना, ये जो डायग्राम में मैंने स्ट्रेट इनामल रॉड्स बना रखी है ना, इनको कंफ्यूज मत हो जाना कि अभी तो मैंने टॉर्चुसिटी बताई अब मैं स्ट्रेट बना रही हूँ। ये जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए स्ट्रेट बनाई है ताकि तुम्हें डायमीटर वाला कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। वैसे वो टॉर्चुअस ही होती हैं, ठीक है। क्रॉस सेक्शन ऑफ इनामल रॉड, ठीक है। अब हम इनामल रॉड का क्रॉस सेक्शन समझते हैं कि भाई होता कैसा है। हम जब उसे देखते हैं माइक्रोस्कोप में तो कैसा दिखता है हमें? हेक्सागोन, ओवल, राउंड, आर्क शेप्ड, फिश स्केल, की होल शेप, ठीक है। वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम उसे अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी देखते हैं तो हमें की होल शेप का दिखता है, ठीक है, जिसमें हमें एक हेड दिखता है और एक टेल दिखती है, ठीक है। ये हमें डायग्राम बनवाया भी जाता है जो हमारी हिस्टोलॉजी में लैब्स में डायग्राम जो हमें बनाने होते हैं और जो स्लाइड्स देखनी होती हैं उसमें हमें की होल शेप ही दिखाई देगी। उसमें हमें बताना होता है, लेबलिंग करनी होती है कि की होल शेप में ये उसका हेड है, ये उसकी टेल है, ठीक है। स्ट्राइएशंस ऑफ इनामल रॉड्स। अब ये स्ट्राइएशंस ऑफ इनामल रॉड क्या होता है ये देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देयर आर स्ट्राइएशंस ऑफ दीज इनामल रॉड्स विच आर एट द डिस्टेंस ऑफ 4 माइक्रॉन्स, ठीक है। अभी जो इनामल रॉड्स होती हैं ना, इनकी स्ट्राइएशंस प्रेजेंट होती हैं जो कि एक दूसरे से 4 माइक्रॉन की दूरी पे होती हैं, ठीक है। क्या है अब अच्छे से समझते हैं। दे रिप्रेजेंट द रिदमिक पैटर्न ऑफ इनामल फॉर्मेशन एंड डाययूरिनल रिदम रेट ऑफ फॉर्मेशन एट डे एंड नाइट इज़ डिफरेंट। क्या हो रहा है इसमें? क्या बात बोल दी भाई इसने? ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग सा हो गया। अब देखो सिंपल सी बात है, ये हमने एक रॉड बनाई है इनामल रॉड, ठीक है। इनामल रॉड को ऐसे हम काट के देखेंगे ना तो इसको हम लोग ऐसे माइक्रोस्कोप में खोल के देखें, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ इनामल रॉड को देखें तो इसमें ये हमें कुछ स्ट्राइएशंस दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। दिख रहे हैं स्ट्राइएशंस जो मैं मार्क करती जा रही हूँ, ठीक है। ये होते हैं इनामल रॉड के स्ट्राइएशंस जो कि एक दूसरे से
एग्जैक्ट 4 माइक्रोन की दूरी पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये प्रेजेंट क्या कर रही है, बताना क्या चाह रहे हैं भैया, ये क्यों है, ये बताना चाह रहे हैं दे रिप्रेजेंट दी रिदमिक पैटर्न ऑफ इनामल फॉर्मेशन, की इनामल जो फॉर्म हुआ है उसका रिदमिक पैटर्न क्या था कि इतना बना उतना बना, ये लेयर वो लेयर ऐसे लेयर होता गया, ये लेयर ले हुई, फिर दूसरी लेयर, फिर तीसरी लेयर, फिर चौथी, ऐसे करके ये इसका रिदमिक पैटर्न दिखा रहा है कि कैसे इनामल फॉर्मेशन हुई है, ठीक है। डाययूनिनल रिदम क्या होती है, रेट ऑफ फॉर्मेशन एट डे एंड नाइट इज़ डिफरेंट। इनामल जब बन रहा होता है तो उसका डे में और नाइट में जो रेट ऑफ फॉर्मेशन होता है वो डिफरेंट होता है, तो ये वो भी बताना चाह रही है। तो डाययूनिनल रिदम जो होती है वो डे एंड नाइट में कैसे दो टाइप का, मतलब डे में अलग रेट चल रहा है फॉर्मेशन का, नाइट में अलग रेट चल रहा है, फास्ट स्लो क्या हो रहा है, सारा वो हमें इनामल रॉड के स्ट्राइएशंस बताते हैं, ठीक है। स्ट्राइएशंस आर मोर विजिबल व्हेन ट्रीटेड विद एसिड, ठीक है। जब आपके जो दांत हैं, इनामल है, उसको आप एसिड के साथ ट्रीट करोगे तो हमें वो स्ट्राइएशंस मोर विजिबल होंगे, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ इनामल रॉड्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कभी कभी वाइवा में भी पूछ लिया जाता है कि इनामल रॉड्स की डायरेक्शन क्या होती है, ठीक है। अच्छे से रीड करते हैं। डिफरेंट इन डेसिडियस एंड परमानेंट टीथ, सबसे पहली लाइन यही है कि डेसिडियस टीथ में अलग होगी डायरेक्शन, परमानेंट टीथ में अलग होगी, ठीक है। तो इन ऑक्लूजल टू थर्ड डायरेक्शन इज सेम, ठीक है। अराइजेस फ्रॉम DEJ, रन्स अवे टिल सरफेस, ठीक है। ऑक्लूजल टू थर्ड इतना एरिया, ठीक है, उसमें क्या है, डायरेक्शन सेम है, अराइजेस फ्रॉम DEJ, रन्स अवे टिल सरफेस, DEJ से निकलो सरफेस तक भागो, ठीक है। कस्पल एरिया में वर्टिकल होती हैं और मिडल ऑफ क्रॉन में हॉरिजॉन्टल होती हैं, ठीक है। कस्पल एरिया कौन सा हो गया, ये वाला, ठीक है, इसमें वर्टिकल हो गई है ना। मिडल ऑफ क्रॉन में हॉरिजॉन्टल होती हैं, ठीक है, क्राउन के मिडल में हॉरिजॉन्टल हो जाएंगी, ठीक है। तो बड़ी ये चीज़ें रटने की होगी, ठीक है। इन सर्वाइकल एरिया, सर्वाइकल एरिया पे आ जाओ, ये हो गया तुम्हारा सर्वाइकल एरिया, ठीक है, ये सर्वाइकल एरिया हो गया। अब इस एरिया को पढ़ेंगे हम। इन डेसिडस टीथ, ये मेन जो डिफरेंस आ रहा है ना सर्वाइकल एरिया में आ रहा है, तो उस पर फोकस करना है। ऑक्लूजल टू थर्ड में तो डेसिडियस और परमानेंट में सेम ही होता है, ठीक है। डिफरेंस कहाँ आ रहा है सर्वाइकल एरिया में कि इन डेसिडियस टीथ में क्या हो रहा है, दे रिटेन देयर हॉरिजॉन्टल कोर्स, ठीक है। यहाँ से वो ऐसे आती आती अपना हॉरिजॉन्टल कोर्स, डेसिडस टीथ ना इसमें हॉरिजॉन्टल कोर्स को रिटेन यानी कि हॉरिजॉन्टल हो जाती है, बात खत्म, ठीक है। और इन परमानेंट टीथ दे टर्न इन अपाइकल डायरेक्शन, यहाँ से आते आते ये नीचे एकदम अपाइकल डायरेक्शन में टर्न। अपाइकल क्या होता है भाई, मैंने पिछली लेक्चर में अपाइकल को पढ़ाया है। अपाइकल यानी कि हमारा जो रूट होती है दांत की, ये हमारी रूट है दांत की, ऊपर दांत है, तो जो रूट का ये होता है एपेक्स होता है, अपाइकल रीजन होता है, ठीक है। इस अपाइकल रीजन को हम मतलब जैसे हम कोई नीचे चीज़ आएगी तो इसको यही बोलेंगे ना कि अपाइकल डायरेक्शन में जा रही है, तो सेम यहाँ पे भी वही बात हो रही है कि यहाँ से आते आते जो ये है ये नीचे की तरफ अपाइकल की तरफ टर्न हो जाती हैं, ठीक है, अपाइकल डायरेक्शन की तरफ टर्न हो जाती हैं। सिंपल सी बात है, ठीक है, इतना समझ आ गया होगा आप लोगों को। तो ग्रिनाल्ड इनेमल क्या होता है, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। सबसे पहले तो इट इज़ एन ऑप्टिकल अपीयरेंस, ठीक है, हमें मतलब देखने में कुछ दिख रहा है, ये होता नहीं है ऐसे सच, बट देखने में ऑप्टिकल अपीयरेंस है हमारी, ठीक है। क्या ऑप्टिकल अपीयरेंस है, इफ़ द इनामल इज़ कट इन ऑब्लिक प्लेन, ठीक है, ये हमारा इनामल था, ठीक है, इसको हमने, ये हमारा ऑब्लिक प्लेन है, इसमें काट दिया, ठीक है। एट द कस्पल रीजन नियर डेंटिन, ठीक है, ये कस्पल रीजन है बेटा, ठीक है, और नियर डेंटिन व्यूड इन माइक्रोस्कोप, अब इस चीज़ को हम लोग काट के माइक्रोस्कोप पे देखते हैं, ठीक है। द रॉड्स इन दिस सेक्शन आर इंटरट्विंगल्ड गिविंग अ इरेगुलर अपीयरेंस, दिस इज ग्रिनार्ड इनेमल। कुछ नहीं है, इस एरिया में हमने जब माइक्रोस्कोप में लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑब्लिक प्लेन में काट के देखा इनेमल को, तो हमें कहाँ पे देखा, कस्पल रीजन में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इनेमल रॉड्स टर्न हो रही हैं, ये बात ध्यान रखना है, यहाँ पे इनेमल रॉड्स क्या हो रही हैं, टर्न हो रही है, हमने ऊपर ही देखा है टर्न हो रही है, ठीक है। तो हमें क्या देखने को मिला कि माइक्रोस्कोप में सारी की सारी जो इनेमल रॉड्स हैं सारी इंटरट्विंगल्ड हो गई हैं, एक दूसरे में एकदम ऐसे कन्फ्यूज सी हो गई हैं, इधर उधर घुस गई हैं, ठीक है। गिविंग अ इरेगुलर अपीयरेंस, दिस इज ग्रिनाल्ड इनेमल, यही ग्रिनाल्ड इनेमल होता है, ठीक है। कहाँ प्रेजेंट होता है, कस्पल रीजन में प्रेजेंट होता है। प्रेजेंट भी नहीं होता है तो हमें ऐसा इसलिए दिखता है, ये ऑप्टिकल अपीयरेंस हमें इसलिए दिखती है क्योंकि यहाँ पर क्या है ना,
ये हमारा इनेमल ऐसे यहाँ पे टर्न हो रहा है, सर्वाइकली टर्न हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे कस्पल एरिया में, तो कुछ ना कुछ यहाँ पे इंटरट्विंगल हमें अपीयरेंस दिख जाती है, तो वो हमारी ऑप्टिकल अपीयरेंस होगी, जिसको हमने ग्रेनार्ड इनेमल नाम दे दिया, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हंटर ट्रिगर बैंड्स, ठीक है। अब ये क्या होता है, बहुत बढ़िया चीज़ होती है, इसको भी हम पढ़ते हैं आराम से, ये भी छोटा सा ही टॉपिक है। व्हेन टूथ इज कट इन द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, उसमें क्या हो रहा था, ऑब्लिक सेक्शन में कट हो रहा था ना, इसमें लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में कट हो रहा है। अल्टरनेटिंग डार्क एंड लाइट बैंड्स originates at DEJ, pass outwards and ends at some distance of outer enamel, ठीक है। क्या बोल रहा है कि when tooth is cut in longitudinal section, हमारा जो टूथ था वो उसको हमने लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में काटेंगे ना, तो हमें ऐसे दिखाई देगा, जिसमें हमें ऐसे इनेमल भी दिखेगा, डेंटिन भी दिखेगा, पल्प भी दिखेगा, सीमेंटम भी दिखेगा, ठीक है। क्योंकि हमने इसको जैसे सपोज़ ये एक टूथ है हमारा जिसको हमने लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में काटा, तो इधर से हम देख रहे हैं, ठीक है। तो क्या देख रहे हैं हम इसमें, अल्टरनेटिंग लाइट एंड डार्क बैंड्स हमें दिखाई देंगे, ठीक है। ब्लैक कलर ले लेते हैं, लाइट एंड डार्क बैंड्स हैं ये, एक मिनट, इसमें हम थोड़ा सा रुको। जो लाइट एंड डार्क बैंड्स होते हैं ना, ये हमारे डेंटिन से ओरिजिनेट होते हैं और हमारे एनामल की सरफेस की तरफ जा रहे होते हैं, बट एट सम डिस्टेंस ये एंड हो जाते हैं, मतलब पूरे सरफेस तक नहीं जाते हैं, ये एक डिस्टेंस पे एंड हो जाते हैं, ये डिस्टेंस बच जाता है जहाँ पे वो एंड हो जाते हैं, और ये होते हैं हमारे लाइट एंड डार्क बैंड्स, ठीक है। इन्हीं को हंटर ट्रिगर बैंड्स कहते हैं। When the tooth is cut in longitudinal section, alternating dark and light bands originates at DEJ, ये हमारा DEJ है, यहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं, एंड पास आउटवर्ड्स यानी कि बाहर की तरफ, आउटवर्ड की तरफ मूव हो रहे हैं, एंड एट सम डिस्टेंस ऑफ आउटर इनेमल, ये जो आउटर इनेमल है इसके एक डिस्टेंस पे जाके एंड हो जाते हैं, बिल्कुल वहाँ पे टच नहीं करते आउटर इनेमल को, ठीक है। ये हंटर ट्रिगर बैंड्स होते हैं। व्हाट इज़ द कॉज ऑफ हंटर ट्रिगर बैंड्स, ये पढ़ना है, ठीक है। डार्क बैंड्स अपीयर व्हेन कट इन लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन एंड आर कॉल्ड डायाजोम्स, ठीक है। जो डार्क बैंड हमें दिखाई दे रहे हैं ना, वो डायाजोम कहलाए जा रहे हैं, एंड दी लाइट बैंड्स अपीयर व्हेन कट इन ट्रांसवर्स सेक्शन, वो हमें पैराजोम्स दिखाई दे रहे हैं। बेसिकली क्या हो रहा है कि हम लोग जब लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में कट करेंगे तो हमें डार्क बैंड्स दिखाई देंगे जो कि डायाजोम्स हैं, और जब हम उसे ट्रांसवर्स सेक्शन में कट करेंगे तो हमें लाइट बैंड्स दिखाई देंगे जो कि पैराजोम्स हैं, ठीक है। और इन दोनों डायाजोम्स और पैराजोम्स के बीच का जो एंगल होता है वो होता है 40 डिग्री, ठीक है। ये भी एक याद करने की चीज़ है। अब प्रॉब्लम यहाँ आ रही है कि ये जो हंटर ट्रिगर बैंड्स होते हैं ये हमें दिखाई क्यों देते हैं, सो वाई HS बैंड्स आर सीन, ठीक है, हमें क्यों दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब इसमें ना 3 लोगों ने 3 कमेंट किए, 3 लोगों ने 3 बातें बताई, ठीक है। सबसे पहली बात हमें ये बताई गई, वेरिएशन इन कैल्सिफिकेशन ऑफ एनामल, ठीक है। क्या होता है कि कभी कभी कहीं पे एनामल ज़्यादा कैल्सिफाई हो गया, कहीं पे कम हो गया, तो वहाँ पे वेरिएशन आ गया, इसलिए हमें हंटर ट्रिगर बैंड्स दिखाई दे रहे होंगे। दूसरा बंदा आया, कहता नहीं यार, डिफरेंस इन परमिएबिलिटी एंड कॉम्पोजिशन ऑफ एनामल, ठीक है। इसकी परमिएबिलिटी, सेमी परमिएबल होता है ना इनेमल, इसकी परमिएबिलिटी में कुछ डिफरेंस आ गया होगा, इसका कॉम्पोजिशन जो होता है इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का, उसमें कुछ डिफरेंस आ गया होगा, है ना, इस वजह से हमें हंटर ट्रिगर बैंड्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तीसरा बंदा कहता है नहीं भाई तुम सब गलत हो, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ इनेमल रॉड की वजह से हमें ये दिखाई दे रहे हैं कि इनेमल रॉड की डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रही है यहाँ पे, इसलिए हमें ये हंटर ट्रिगर बैंड्स दिखाई दे रहे हैं। अब इसका रियल रीज़न किसी को नहीं पता, तो सब ये जो तीसरा वाला बंदा था ना इसकी बात को मानते हैं, इसलिए यहाँ पे स्टार मार्क लगा है कि चेंज इन डायरेक्शन ऑफ एनामल रॉड की वजह से हमें HS बैंड्स दिखाई देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंक्रीमेंटल लाइंस ऑफ रेड जियस, ठीक है। देखो सिंपल सी बात है, जो हमारे इनेमल है, डेंटिन है, इन सब में इंक्रीमेंटल लाइंस होती हैं, सीमेंटम है, सब में इंक्रीमेंटल लाइंस होती हैं, ठीक है। और जो इंक्रीमेंटल लाइंस होती हैं इसमें इनेमल वाली का नाम अलग होता है, डेंटिन वाली का नाम अलग होता है, और सीमेंटम वाली का नाम अलग होता है। तो हम लोग जो यहाँ पे इंक्रीमेंटल लाइन पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं स्ट्राई ऑफ रेड जियस। कौन सी पढ़ रहे हैं, स्ट्राई ऑफ रेड जियस। तो जो इनेमल की इंक्रीमेंटल लाइन होती है उसका नाम होता है स्ट्राई ऑफ रेड जियस, ठीक है। लाइंस विच रिप्रेजेंट्स द इंक्रीमेंटल पैटर्न ऑफ इनेमल ग्रोथ, कि इनेमल ने
किस पैटर्न में ग्रोथ करी है, ग्रोथ इन द सेंस किस पैटर्न में इनामल बना है, उसको हम लोग मतलब वो हमें कौन शो करता है, इंक्रीमेंटल लाइन शो करती है। इनामल इज ले डाउन इन लेयर्स, ठीक है, लेयर्स में इनामल ले डाउन होता है, पहली लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, ठीक है। तो विच फॉर्म्स स्ट्राई ऑफ रेडजियस, ठीक है, ये लेयर्स जो ले डाउन हो रही हैं इनामल की, यही स्ट्राई ऑफ रेडजियस को फॉर्म करती हैं, ठीक है। दे कैन बी हाइपोमिनरलाइज्ड और हाइपर मिनरलाइज्ड, ठीक है, ये हाइपो भी हो सकती हैं, हाइपर मिनरलाइज्ड भी हो सकती हैं, तो डिपेंड्स ऑन द इनामल, ठीक है। इन लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, ठीक है, अब लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देख लो भाई, ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, ठीक है। ब्राउन बैंड्स नियर गस्प ऑफ डेंटिन एंड इन सर्वाइकल एरिया रन ऑब्लिकली एंड डेविएट ऑक्लूजली, ठीक है। क्या हो रहा है कि जब हमने लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में देखी इंक्रीमेंटल लाइंस, तब हमें ब्राउन बैंड्स नियर कस्प ऑफ डेंटिन दिखाई दे रहा था, यानी कि ये पूरे ब्राउन बैंड्स ये रहे, ठीक है। और रन सर्वाइकल एरिया में देखा तो रन ऑब्लिकली एंड डेविएट ऑक्लूजली, ऑब्लिकली यानी कि टेढ़ा रन कर रही हैं, और ऑक्लूजली यानी कि ऊपर की तरफ, अपाइकली होता ना तो नीचे की तरफ होता, एपेक्स की तरफ, लेकिन यहाँ पर ऑक्लूजली बोला यानी कि ऊपर की तरफ ये डेविएट हो जा रही है, ठीक है। हमने ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में देखा है। अगर हम इसी चीज़ को ट्रांसफर सेक्शन में देखेंगे, ये हमारा ट्रांसफर सेक्शन में लिख देती हूँ यहाँ पे, ये लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है और ये ट्रांसवर्स सेक्शन है, ठीक है। ट्रांसवर्स सेक्शन में देखा तो हमें कॉन्सेंट्रिक सर्कल की तरह ये दिखाई दे रही है, ठीक है। डेली रेट ऑफ इनामल फॉर्मेशन क्या है, 3.5 माइक्रोन, ठीक है, इंक्रीजेस फ्रॉम इनर टू आउटर, ठीक है। जो रेट ऑफ इनामल फॉर्मेशन है, ये इनामल का मतलब जैसे एक लेयर दूसरी लेयर जैसे ले डाउन होती जा रही है ना, उसमें इनामल फॉर्मेशन का रेट भी इंक्रीज होता जा रहा है, और 3.5 माइक्रोन इसका रेट ऑफ इनामल फॉर्मेशन है, ठीक है, डेली रेट ऑफ इनामल फॉर्मेशन है। स्ट्रेस ऑन स्ट्राई ऑफ रेडजियस कैन मेक दैम मोर ब्रॉडर, ठीक है, जितना आप स्ट्राई ऑफ रेडजियस पे स्ट्रेस दोगे उतना वो ब्रॉड हो जाएंगी, ठीक है। सिंपल सी बात है, स्ट्रेस दोगे प्रेशर आएगा तो ब्रॉड हो ही जाएंगी, तो सिंपल सी बात है। नेक्स्ट आता है सरफेस स्ट्रक्चर्स ऑफ इनामल, ठीक है। सरफेस स्ट्रक्चर्स ऑफ इनामल क्या होता है, सबसे पहले आता है प्रिज्मलेस इनामल, क्या होता है, ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रक्चरलेस इनामल। 70% of permanent and 100% of deciduous teeth contains these prismless enamel, ठीक है। 30 micrometer thick and oftenly found at the cervical area of tooth, ठीक है। कहाँ पे पाया जाता है, सर्वाइकल एरिया में पाया जाता है, सबसे ज़्यादा डेसिडस टूथ में होता है और 70% परमानेंट में भी पाया जा सकता है। हाईली मिनरलाइज्ड होता है देन द रेस्ट ऑफ द इनामल, ठीक है। पूरे इनामल में सबसे ज़्यादा मिनरलाइज यही होता है, प्रिज्मलेस इनामल, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है पेरिकाइमेटा, ठीक है। सरफेस स्ट्रक्चर में नेक्स्ट है पेरिकाइमेटा। पेरिकाइमेटा क्या है, एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन ऑफ स्ट्राई ऑफ रेडजियस, ठीक है। कहाँ पाया जाता है, CEJ में पाया जाता है, ठीक है। 30 पेरिकाइमेटा पर mm फाउंड इन CEJ, 10 पर mm फाउंड इन इंसाइजल एरिया, ठीक है। कंटिन्यूस अराउंड टूथ, ये टूथ है, एंड पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। पूरे टूथ में कंटिन्यूस होता है और एक दूसरे से ये पैरेलल होती हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि हमारा रॉड एंड्स, ठीक है। रॉड एंड्स क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। द एंड्स ऑफ द इनामल रॉड्स विच एंड्स एट द इनामल सरफेस आर कॉल्ड रॉड एंड्स। ये इनामल रॉड जो होती है ना, ऐसे नीचे से एक दूसरे का डायमीटर कम होता है, ऊपर से डायमीटर ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसमें जो इनामल रॉड्स होती हैं, ये जब सरफेस पे जब रुकती हैं तो ये एक रॉड एंड फॉर्म करती है, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा रॉड एंड, ठीक है, इसको तुम बोलोगे रॉड एंड, इस शेप का होता है रॉड एंड, ठीक है। दीज रॉड एंड्स आर कॉनकेव, कैसे होते हैं, कॉनकेव होते हैं, ठीक है। दो रॉड के बीच में जो एंड्स बनते हैं कॉनकेव होते हैं। शैलोएस्ट एट दी सर्वाइकल एरिया, ठीक है। शैलोएस्ट यानी कि मतलब और गहरे कहाँ पे होते हैं, सर्वाइकल एरिया में होते हैं। डीपेस्ट एट दी ऑक्लूजल एरिया, ऑक्लूजल एरिया में तो डीपेस्ट होते हैं, शैलो यानी कि खाली सा, वो सर्वाइकल एरिया में हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब इसी में सब टॉपिक्स आते हैं, इनामल पेड्स, इनामल कैप्स, इनामल ब्रोश। अब ये क्या होता है, ये सिंपल सी बात है, देखो ये सारे रॉड एंड्स जो है ना, इसको डिज़ाइन किया गया है इस वाले डायग्राम में, इस डायग्राम को देखो, तो जितनी भी इनामल रॉड्स के एंड्स हैं
वो यहाँ पे ऐसे डिज़ाइन किए गए हैं, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं इनेमल पिट्स, कॉन्केविटीज़ एंड डिप्रेशंस प्रेजेंट इन इनेमल सरफेस। ठीक है, यानी कि ये जो तुम्हारा कॉन्केविटी थी ये वाली, ठीक है, ये होगी तुम्हारी इनेमल पिट। ठीक है, डिप्रेशन एंड कॉन्केविटी। इनेमल कैप्स क्या होती है? एलिवेशन प्रेजेंट इन इनेमल सरफेस, ये होगी तुम्हारा इनेमल कैप्स, क्योंकि ये हो गया तुम्हारा एलिवेशन। ठीक है, इनेमल ब्रश क्या होता है? लार्जर एलिवेशन ऑन इनेमल सरफेस, सबसे बड़ा एलिवेशन, ये तो छोटा एलिवेशन था ना, यहाँ पे आओ तो ये होगा तुम्हारा इनेमल ब्रश। ठीक है, ये थे कुछ टर्म्स जो कि तुम्हारे रॉड एंड से रिलेटेड थे, क्योंकि यहीं पे ये रॉड एंड्स जो है ना, इन्हीं के चक्कर में ये इनेमल पिट्स, इनेमल कैप्स और इनेमल ब्रश बन रहे हैं। ठीक है, न्यूनेटल लाइन। न्यूनेटल लाइन क्या होती है? द हाईलाइटेड इंक्रीमेंटल लाइन ऑफ रेडियस, उसी को न्यूनेटल लाइन कहते हैं। इंक्रीमेंटल लाइन हमने अभी अभी पढ़ा। ठीक है, उसी का एक पार्ट होता है न्यूनेटल लाइन। द लाइन और रिंग विच डिवाइड्स पोस्टनेटल एंड प्रीनेटल एनामल इज नोन एज न्यूनेटल लाइन। ठीक है, पोस्टनेटल एनामल क्या होता है? नेटल तो बर्थ के बाद जो बच्चा होता है उसके हर चीज़ में ना, जैसे बर्थ हो जाए किसी बच्चे का, तो उसके बाद किसी भी वर्ड में अगर नेटल लग रहा है तो समझ जाओ कि मतलब बच्चे का बर्थ हो चुका है। ठीक है, तो जो न्यूबॉर्न बेबी है उसमें नेटल लगता है। ठीक है, हर किसी नाम के पीछे अगर नेटल लग गया तो न्यूबॉर्न बेबी से रिलेटेड चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे आ रहा है पोस्ट नेटल एंड प्री नेटल। प्री नेटल एनामल वो होता है, द प्री नेटल एनामल इज फॉर्म बिफोर बर्थ। ठीक है, जब मतलब बिफोर बर्थ यानी कि बर्थ से पहले, यानी कि जब बच्चा फीटस होता है तब जो एनामल फॉर्म होता है उसे प्रीनेटल एनामल कहते हैं, और जब बर्थ के बाद जो एनामल फॉर्म होता है उसे पोस्टनेटल एनामल कहते हैं। ठीक है, प्री एंड पोस्ट। ठीक है, तो वाई न्यूनेटल लाइन इज अपीयर। ठीक है, ये पढ़ते हैं। बेसिकली क्वेश्चन क्या है कि न्यूनेटल लाइन दिख क्यों रही है हमें, इंक्रीमेंटल लाइन के बीच में एक न्यूनेटल लाइन हाईलाइटेड सी क्यों दिख रही है? द प्रीनेटल एनामल इज फॉर्म्ड बिफोर बर्थ, हैंस in mother's womb there are well nutrient supply, protective area, hence the enamel formed is different as compared to postnatal, because in postnatal abrupt changes occur due to atmosphere change. Very simple, जब फीटस में होता है बच्चा, जब फीटस होता है तो वहाँ पर आपको एमनियोटिक फ्लूइड मिलता है, पूरा एनवायरनमेंट अलग होता है, क्लोज्ड एनवायरनमेंट होता है, अलग ही न्यूट्रिएंट सप्लाई मिल रही है, अलग ही इन द सेंस कि मतलब प्रॉपर न्यूट्रिएंट सप्लाई अलग से मिल रही है, सब कुछ अच्छे से सप्लाई हो रहा है, एटमॉस्फेयर पूरा अलग है, तो उस टाइम जो इनेमल फॉर्म होता है वो अलग होता है। ठीक है, और जो पोस्ट नेटल यानी कि बर्थ के बाद जो इनेमल फॉर्म होता है, बचा हुआ इनेमल बर्थ के बाद होगा, उससे पहले हो चुका है कुछ इनेमल फॉर्म, उसके बाद वाला इनेमल जो होगा वो बर्थ के बाद जो होगा वो थोड़ा डिफरेंट होगा, क्योंकि बाहर निकलने के बाद एटमॉस्फेयर डिफरेंट होता है, वो न्यूट्रिएंट सप्लाई नहीं होती है जो हमें फीटस में मिल रही थी। ठीक है, न्यूट्रिएंट सप्लाई भी थोड़ा बदल जाता है, तो इस जो अब्रप्ट चेंजेस जो हमारा फीटस है उसको बर्थ के बाद देखने को मिलते हैं, इस चक्कर में हमारा जो इनेमल होता है वो डिफ्रेंशिएट हो जाता है। ठीक है, और जो वो डिफ्रेंशिएशन हो रहा है वो कैसे हो रहा है, इस डायग्राम में अगर आप देखोगे तो इतना पूरा इनेमल जो था वो प्रीनेटल है, क्योंकि वो सारा का सारा जो फीटस था तब बना था। फिर जब बर्थ हो गया तो यहाँ पर एक लाइन इसलिए क्रिएट होगी क्योंकि ये साइड का जो इनेमल है ये पोस्टनेटल है, ये बर्थ के बाद बना है, तो इसका इसमें अलग चेंजेस है और इसमें अलग चेंजेस है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे एक न्यूनेटल रिंग और न्यूनेटल लाइन फॉर्म हो गई है। आगे भी सेम ही चीज़ लिखी है, इन प्रीनेटल न्यूट्रिएंट सप्लाई हाई, प्रोटेक्टेड वेरी मच। ठीक है, इनेमल क्वालिटी वेरी हाई। ठीक है, पेरिकामेटा नॉट प्रेजेंट। इन पोस्टनेटल न्यूट्रिएंट सप्लाई डिक्रीज्ड। ठीक है, एटमॉस्फेयर टोटली चेंज्ड, इनेमल क्वालिटी ऑल्सो डिक्रीज्ड, क्योंकि हमें अंदर जितनी अच्छी न्यूट्रिएंट सप्लाई मिल रही थी उतनी बाहर नहीं मिलेगी। ठीक है, इसलिए इनेमल की क्वालिटी में भी फ़र्क आ जाएगा। न्यूनेटल लाइन इज एब्सेंट इन बॉयज़। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, बॉयज़ इन फर्स्ट मोलर, बॉयज़ के में भी फर्स्ट मोलर में न्यूनेटल लाइन एब्सेंट होती है एट द टाइम ऑफ बर्थ, हैंस फीमेल्स बॉयज़ आर डेंटली मेच्योर देन फीमेल्स। एक मिनट कट करो एंड स्टार्ट करो। इसकी वजह से बॉयज़ आर डेंटली मेच्योर देन फीमेल्स। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इनेमल क्यूटिकल।
ठीक है। और इसको नेस्मिंथ मेम्ब्रेन भी कहते हैं इनामल क्यूटिकल को। बेसिकली है क्या ये, बहुत ही छोटा सा, बहुत ही सिंपल टॉपिक है और सब अपनी मतलब आराम से इससे कोरिलेट कर पाएंगे। अ लेयर विच कवर्स इंटायर ग्राउंड ऑफ न्यूली इरप्टेड टूथ, ठीक है। जो भी नया टूथ आता है ना, उसका एक अलग ही एक उसके ऊपर एक लेयर ऑलरेडी एक बिछी हुई होती है पूरे इनामल के ऊपर, जैसे ग्रीन जो दिखाई दे रही है। व्हेन द टूथ कम्स इन कॉन्टैक्ट विद ओरल कैविटी द लेयर इज रिमूव्ड ड्यू टू स्ट्रेस ड्यूरिंग मेस्टिकेशन। अब नया नया दांत आया था, उसमें क्या हुआ, एक नई नई एकदम पन्नी चढ़ा हुआ दांत आया था। जैसे हमें कोई भी चीज़ मिलती है एकदम पन्नी चढ़ी हुई, चकाचक नई चीज़ मिली है, ठीक है। जैसे जैसे उसको यूज़ करते हैं उसकी पन्नियाँ भी निकलने लगती हैं, ठीक है। तो सेम गोज़ टू हेयर, यहाँ पर नया नया दांत निकला था, उसके ऊपर पन्नी चढ़ी हुई थी, किसकी, इनामल क्यूटिकल की। जैसे जैसे हमने मेस्टिकेशन शुरू किया, लाइफ आगे बढ़ी, ठीक है, खाना शुरू किया, स्ट्रेस पड़ा दांत पे, तो जो इनामल क्यूटिकल था वो भी डिसअपियर हो गया मेस्टिकेशन की वजह से। सिमिलर टू दी बेसल लमाइन ऑफ एपिथेलियम, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं इनामल पेलिकल। इससे तो आप लोग और कोरिलेट कर पाओगे क्योंकि ये तो बहुत ही देखने को मिलता है, ये तो रोज़ की डेली मर्रा की लाइफ में भी आपको दिखाई दे जाएगा, ठीक है। प्रेसिपिटेट ऑफ सलाइवरी प्रोटीन होता है, ठीक है। किससे बनता है, सलाइवरी प्रोटीन के प्रेसिपिटेट से बनता है। फॉर्म्ड आफ्टर एवरी 2 to 3 आवर्स। हमारे ज़िंदगी में जो सब कुछ एकदम हमारी लाइफ चल रही है ना, इसमें हमारे दांत में हर 2 से 3 घंटे में ये इनामल पेलिकल की लेयर बनती रहती है और हमें पता भी नहीं है, पर हम महसूस कर सकते हैं बनती है, ठीक है, तभी तो हम ब्रश करते हैं। कैन बी डिस्ट्रॉयड बाय मैकेनिकल फ्रिक्शन लाइक ब्रशिंग, ठीक है। ब्रशिंग क्यों करी जाती है, क्योंकि जो सलाइवरी प्रोटीन का प्रेसिपिटेट होता है ना, वो हमारे इनामल के ऊपर इनामल पेलिकल की लेयर बना लेता है। हर 2 से 3 घंटे में बन जाती है लेयर, जिसको डिस्ट्रॉय करने के लिए हम ब्रशिंग का सिस्टम करते हैं ना। वैसे तो ये लेयर हर 2 से 3 घंटे में बन जाती है, इसलिए हम लोग सुबह और शाम ब्रश करने का बोलते हैं, क्योंकि देखो सुबह आपने खाना खाया, उसके बाद पूरे दिन में आप खाना खा रहे हो, ये लेयर बनती जा रही है, तो उसको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, वरना कैविटी होने के बहुत चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। तो कैविटी होने का एक ये भी एक पॉइंट है कि कैविटी क्यों होती है, तो इस वजह से भी कैविटी हो सकती है आपके दांत में। तो इसीलिए बोलते हैं कि रात को भी ब्रश करके सो, और उसके बाद फिर भी 2-3 घंटे में इनामल पेलिकल की लेयर बनेगी, वो तो बनेगी ही बनेगी, ठीक है। तो इसलिए सुबह भी ब्रश करते हैं हम लोग। तो ये पूरा प्रोसेस ही इसलिए करा जाता है क्योंकि इनामल पेलिकल की लेयर हमारी प्रेजेंट होती है। इफ़ इट रिमेन्स अनडिस्टर्ब्ड फॉर 2 to 3 days देन बैक्टीरिया मेक्स कॉलोनी एंड फॉर्म्स अ प्लैक, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है, मैंने पहले ही बता दिया कि कैविटी भी हो सकती है, प्लैक बन सकता है, फिर आपको वो स्केलिंग वगैरह करानी पड़ती है प्लैक रिमूव करने के लिए, इसलिए थोड़ा अच्छे से ब्रश करने के लिए बोला जाता है। इफ़ इट रिमेन्स अनडिस्टर्ब, ठीक है। अगर इसको हम लोग 2-3 दिन तक ब्रश ही नहीं कर रहे हैं, मैकेनिकल ब्रशिंग कर ही नहीं, मैकेनिकल फ्रिक्शन आ ही नहीं रहा है, ब्रशिंग कर ही नहीं रहे हैं, इस चक्कर में ये लेयर हट ही नहीं रही है 2-3 दिन तक, तो बैक्टीरिया वहाँ पे कॉलोनी बना लेते हैं और एक प्लैक फॉर्मेशन हो जाती है, फिर उसको स्केलिंग के थ्रू निकालना पड़ता है। या फिर कैविटी फॉर्मेशन भी हो सकती है, फिर उसके लिए कैविटी रिमूवल और फिलिंग, वो पूरा प्रोसेस अलग हो जाता है, वो हम सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आते हैं इनामल लैमेला में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अलग से शॉर्ट नोट में भी आता है एग्जाम में। तो इनामल लैमेला क्या होता है, थिन लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स विच एक्सटेंड्स फ्रॉम इनामल सरफेस टू DEJ, ठीक है। कहाँ से कहाँ जा रहा है, इनामल का सरफेस है ये, DEJ है ये, इनामल के सरफेस से DEJ की तरफ ये एक्सटेंड होता है। कैसा होता है, ये होता है ग्रीन, जिसे मैंने ग्रीन कलर से शो कर रखा है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। समटाइम्स दे पेनिट्रेट डेंटिन, ठीक है। कभी कभी ये जब सरफेस ऑफ इनामल से डेंटिन की तरफ जा रहा होता है, तो डेंटिन को थोड़ा सा पेनिट्रेट भी कर देता है, ठीक है, यानी कि उसमें थोड़ा सा ऐसे अंदर की तरफ घुस भी जाता है कभी कभी। इट कंटेन्स ऑर्गेनिक मेनली एंड इनऑर्गेनिक वेरी लेस मैटर, ठीक है। अभी जो इसके बीच में स्पेस बन जाती है ना इस लीफ लाइक स्ट्रक्चर के बीच में, तो इसमें मेनली ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है और वेरी लेस इनऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है, ठीक है। दे आर डेवलप्ड इन दोज एरिया विच आर एक्सपोज टू टेंशन, ठीक है। ये उस जगह बनते हैं इनामल के अंदर जहाँ पर आप इनामल में बहुत ज़्यादा टेंशन प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है।
ठीक है। तो ये कैसे एरियाज़ में फॉर्म होता है हमारा इनामल लैमेला, जहाँ पे ऐसे एरियाज़ जो कि टेंशन से एक्सपोज हो। टेंशन क्या होता है, बेसिकली स्ट्रेस ही होता है, फोर्स होता है एक, जैसे कि हमारे दांत में मेस्टिकेशन के टाइम पे हम लोग, कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा दांतों पे फोर्स देते हैं, जिस चक्कर में हमारे इनामल में इनामल लैमेला फॉर्म हो जाता है, या फिर जब इनामल का फॉर्मेशन हो रहा हो तब भी इनामेला फॉर्म हो सकते हैं, उस टाइम भी टेंशन प्रोवाइड हो सकती है इनको, ठीक है। If enamel lamella is formed in unerupted tooth, it is filled with degenerated cells, and in erupted tooth, it is filled with organic matter, ठीक है। मैंने क्या बताया, अगर इनामल फॉर्मेशन हो रहा हो तो इरप्ट ही ना हुआ हो तब भी इनामल लैमेला फॉर्म हो सकता है, ठीक है। और अगर अनइरप्टेड टूथ में फॉर्म होगा तो डीजेनरेटेड सेल्स भर जाएंगे, ठीक है। इरप्टेड में होगा तो ऑर्गेनिक मैटर भर जाएगा, ठीक है। वेरी सिंपल। व्हेन द इनामल रॉड्स crosses these place of tension, a portion of enamel rods remains uncalcified, which leads to the formation of lamella, ठीक है। ऐसे पोर्शन जो कि टेंशन की वजह से, मतलब टेंशन वाली प्लेसेस हैं हमारी इनामल रॉड की, तो इनामल रॉड जब ऐसे पोर्शन से क्रॉस करती हैं जो कि अनकैल्सिफाइड रह जाते हैं पोर्शन, ठीक है। क्या होता है, इनामल लैमेला अनकैल्सिफाइड होता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे कैल्सिफिकेशन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ये टेंशन से एक्सपोज हो गया था। तो वहाँ से जब इनामल रॉड क्रॉस करती हैं तो वो इनामल लैमेला की फॉर्मेशन कर देती हैं, ठीक है। इनामल लैमेला के टाइप्स पढ़ लेते हैं। कितने टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं, रटने की चीज़ है। टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, ठीक है। टाइप ए में क्या हो रहा है, पुअरली कैल्सिफाइड इनामल रॉड्स, ठीक है। यहाँ पे जो बात बताई गई है ना इस वाले पॉइंट में, वो सेम टाइप ए की है। टाइप बी में क्या हो रहा है, कंसिस्ट ऑफ डीजेनरेटेड सेल्स एंड मोस्ट कॉमन इन अनइरप्टेड टूथ। क्या बात हुई थी यहाँ पे, अनइरप्टेड टूथ में डीजेनरेटेड सेल्स भरे जाते हैं तो वो टाइप बी हो जाता है। टाइप सी क्या होता है, फिल्ड विद ऑर्गेनिक मैटर एंड मोस्ट कॉमन इन इरप्टेड टूथ, ठीक है। ऑर्गेनिक मैटर से फिल होता है, यहाँ पे यही सेम बात बताई गई कि इरप्टेड टूथ में ऑर्गेनिक मैटर से फिल होता है अगर इनामल लैमेला फॉर्म हुआ है तो। बेसिकली इसमें ये बताए गए हैं ये टाइप्स किसकी बेसिस पे हैं कि कब कब इनामल लैमेला फॉर्म हो रहा है और वो किससे फिल किया जा रहा है। इनामल लैमेला प्रोवाइड्स एक्सपोजर और एंट्री टू दी डेंटिन और इनामल विच कैन कॉज डेंटिन डिके और केरीज, ठीक है। केरीज क्या होता है, कैविटी होती है। तो इनामल लैमेला जो होता है वो बेसिकली स्पेसेस ही तो होती हैं। इनामल लैमेला जो है वो स्पेस ही तो है जिसमें मसाला भर गया है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो भी भर गया है वो, ठीक है। तो ये जो स्पेसेस है ना, ये एंट्री टू डेंटिन या एंट्री टू इनामल बैक्टीरिया की एंट्री अलाउ कर देती हैं, एक्सपोजर कर देती हैं, ठीक है। जिस चक्कर में डेंटिन का डिके हो सकता है या फिर केरीज यानी कि कैविटी फॉर्मेशन भी हो सकती हैं इनके चक्करों में। नेक्स्ट आते हैं इनामल टफ्ट्स, वेरी स्मॉल टॉपिक। इसमें क्या दे रखा है, रिजेंबल्स दी टफ्ट्स ऑफ ग्रास। क्या है, घास के गुच्छे, ठीक है। घास के गुच्छे की तरह दिखाई देते हैं इनामल टफ्ट्स। यहाँ पे ग्रीन कलर के जो आपको दिखाई दे रहे हैं इनामल टफ्ट्स हैं, टफ्ट्स ऑफ ग्रास। अपीयर्स ऑन डीजे, कहाँ दिखते हैं, डीजे में दिखते हैं, साफ साफ दिख रहा है। हाइपो मिनरलाइज्ड एंड पुअरली कैल्सिफाइड होते हैं, ठीक है। अपीयर्स रिबन लाइक बैंड, ठीक है, बैंड की तरह यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। बेसिकली ऐसे 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 करके कई सारे बैंड्स होते हैं जो गुच्छा फॉर्म कर लेते हैं टफ्ट्स ऑफ ग्रास की तरह, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपोनेंट इसमें इतना प्रेजेंट होता है 13.17 की रेशियो डी प्रोटीन, ठीक है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है पॉइंट, बट ऊपर की चीज़ें याद कर लेना कि टफ्ट्स होते क्या हैं। नेक्स्ट आता है टॉपिक DEJ, डेंटिनो इनामल जंक्शन, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। इट इज़ ए स्कैलॉप्ड लाइन, ठीक है। हमेशा याद रखना कि जो डेंटिनो इनामल जंक्शन होता है वो कैसा होता है, स्कैलॉप्ड लाइन, यानी कि जब हम ड्राइंग में फ्लावर ड्रॉ करते हैं तो कैसे करते हैं, ऐसे ही ड्रॉ करते हैं ना, तो इसी को हम स्कैलॉप्ड लाइन कहते हैं, ऊपर नीचे, ठीक है। ऐसा होता है हमारा इनामल डेंटिनो इनामल जंक्शन। डेंटिन शोज डिप्रेशन वाइल इनामल शोज प्रोजेक्शन, ठीक है। डेंटिन, ये डेंटिन है, यहाँ इनामल है। डेंटिन में डिप्रेशन शो कर रहा है, इनामल में एलिवेशन शो कर रहा है। डिप्रेशन एलिवेशन, इसके थ्रू हमें ये स्कैलॉप्ड लाइन मिलती है, ठीक है। द इनामल प्रोजेक्शन फिट्स द डेंटिन डिप्रेशन विच फॉर्म्स अ वेरी ड्यूरेबल DEJ, ठीक है। ये जो स्कैलॉप्ड स्ट्रक्चर होता है ना, स्कैलॉप्ड लाइन होती है ना, ये बहुत ड्यूरेबल होती है, हमारे
दांत में डेंटिन और इनामल जंक्शन को बहुत ड्यूरेबल यानी कि बहुत स्ट्रॉन्ग बनाती है, ठीक है। क्यों बनाती है? क्योंकि इनामल के जो एलिवेशंस हैं, डेंटिन के जो डिप्रेशंस हैं, ये एक दूसरे में ऐसे समा जाते हैं, ऐसे फिट हो जाते हैं कि बहुत ड्यूरेबल स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। प्री फॉर्म्ड इवन बिफोर द हार्ड टिश्यू इज फॉर्म, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, जब हमने डेवलपमेंट ऑफ टूथ पढ़ा था तो उसमें हमने इस लेक्चर में कवर किया है पहले वाले में कि जब इनामल भी नहीं बना होता, डेंटिन भी नहीं बना होता, उससे पहले DEJ आइडेंटिफाई किया जाता है, तब जाके इनामल और डेंटिन बनता है, ठीक है। तो ये DEJ जो होता है ना, वो हार्ड टिश्यू फॉर्म हो उससे पहले ये बन जाता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, DEJ पहले बनता है इनामल और डेंटिन से। मोर प्रोनाउंस्ड इन द कस्पल एरिया, ठीक है, देन द सर्वाइकल एरिया। ज़्यादा कस्पल एरिया में प्रोनाउंस रहता है, सर्वाइकल एरिया में कम होता है। हर चीज़ कस्पल एरिया में ज़्यादा होती है, सर्वाइकल एरिया में कम होती है। ऐसे करके तुम अगर रटना चाहते हो तो रट सकते हो, बाकी याद करने में कोई दिक्कत नहीं है, याद भी हो सकता है, ये बहुत इजी चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इनामल स्पिंडल। इनामल स्पिंडल्स क्या होते हैं? द प्रोसेसेस ऑफ ओडोंटोब्लास्ट विच क्रॉसेस द DEJ एंड एक्सटेंड इनटू द इनामल आर कॉल्ड इनामल स्पिंडल्स। बहुत सिंपल सी बात है। ओडोंटोब्लास्ट क्या है? डेंटिन फॉर्म करने वाले सेल्स थे, ठीक है, पढ़ा था हमने पिछले लेक्चर में। अगर किसी ने पिछला लेक्चर देखा होगा डेवलपमेंट ऑफ टूथ का, उसमें उन्होंने ये भी पढ़ा होगा कि ओडोंटोब्लास्ट क्या होते हैं, ठीक है, डेंटिन फॉर्म करते हैं। तो ये जो ओडोंटोब्लास्ट होते हैं ना, ये ऐसे सेल्स होते हैं कि मतलब ऐसे, और इनके प्रोसेसेस निकले होते हैं, ठीक है। ये पूरी इनकी ऐसे बॉडी सी होती है। तो जो ओडोंटोब्लास्ट के प्रोसेसेस होते हैं ना, ओडोंटोब्लास्ट सेल्स के जो प्रोसेसेस है विच क्रॉसेस द DEJ एंड एक्सटेंड इनटू द इनामल। DEJ, ये था हमारा DEJ। ऐसे मैंने यहाँ पे स्कैलॉप लाइन ही बनाई है, तो इसका मतलब ये नहीं समझना कि यहाँ पे कुछ और दिखा रहे हैं, वहाँ पे कुछ और दिखा दिया। स्कैलॉप लाइन ही होती है, ये बस समझाने के लिए स्ट्रेट बनाई है। तो ओडोंटोब्लास्ट जो सेल्स हैं यहाँ पे, जब ये इसके जो प्रोसेसेस हैं, ये DEJ को क्रॉस करके कहाँ चले जाते हैं? इनामल के अंदर चले जाते हैं, तो उन्हें इनामल स्पिंडल बोल देते हैं। तो इनामल्स में अगर ओडोंटोब्लास्ट के प्रोसेसेस एक्सटेंड होके आ जाएं तो उन्हें हम इनामल स्पिंडल बोल देंगे। हाइपोमिनरलाइज्ड होते हैं, कॉमनली फाउंड इन कस्पल एरिया। कस्पल एरिया में सबसे ज़्यादा फाउंड किए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे सर्वाइकल का कोई काम ही नहीं है, कस्पल में सबसे ज़्यादा फाउंड होते हैं। तो आगे का जो लेक्चर है वो हम नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। तो आज हमने मेनली बहुत सारे जो इनामल में स्ट्रक्चर्स फॉर्म हो रहे हैं वो पढ़ लिए, ठीक है। और बाकी का आगे अभी हम लोग लाइफ साइकिल ऑफ अमीलोब्लास्ट भी पढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो यहाँ तक इनामल अभी ख़त्म नहीं हुआ है, आगे और कंटिन्यू होगा बट नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, बाकी अच्छा लगे तो कर लेना, कमेंट अच्छा लगे तो कर लेना, कोई डाउट हो तो वो ज़रूर पूछ लेना, ठीक है। डाउट कभी भी मन में नहीं रखना चाहिए। सो थैंक यू गाइस एंड बाय बाय।